अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है और मैं रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिब इल्म हूँ। आप देख रहे हैं हमारा टास्क टू सक्सेस शो, जहाँ पे हम रेगुलर कोई नया गेस्ट लाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस शाहनाज पेरेंटिंग वाली, जो कि इंडिया हैदराबाद से हैं और वो एक हाउसवाइफ भी हैं, एक मदर भी हैं, इसके अलावा होम स्कूलिंग मदर भी हैं और उनको 2 ईयर का टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। इनके अलावा वो अभी करंटली रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग लेवल 1 की तालिब इल्म है, मेरे जैसी ही। अच्छा, तो आज हमें मौका मिला है मिस शाहनाज पेरेंटिंग वाली से बात करने का। तो सबसे पहले मैं शहनाज को अपने टास्क टू सक्सेस शो में वेलकम करूंगी और उनका दिल से शुक्र अदा पेश करूंगी कि उन्होंने हमारी इनविटेशन कबूल की और हमारे इस शो का हिस्सा बनी। तो थैंक यू सो मच मिस शहनाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है। फिर भी मैं अपना एक इंट्रोडक्शन छोटा-सा दे दूँ। जी बिल्कुल। मेरा नाम शहनाज़ बेगम है। मैं हैदराबाद इंडिया से बिलॉन्ग करती हूँ। मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड बीए ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग एंड मॉन्टेसरी सेक्शन। सो अभी मैं रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग का लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ और होम स्कूलिंग मदर भी हूँ। सो आप अच्छा, शहनाज, मुझे जी, ये बताएं कि आपके इंट्रोडक्शन से मुझे ये पता चला आपकी प्रोफाइल से कि आप हैदराबाद इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो जी। आप अभी वहाँ पे रह रही हैं या आपकी पैदाइश ही इंडिया में? नहीं, हमारी पैदाइश ही यहाँ की है, हम सभी यहाँ के हैं। अच्छा, आप मतलब पैदाइश भी वहाँ से और अभी तक आप इंडिया में ही हैं। अच्छा, जी, जी। शहनाज, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपने नेम के साथ पेरेंटिंग वाली लगाया हुआ है, तो इसका क्या रीज़न है? आपने ये टाइटल क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा है कि पेरेंटिंग जो है बहुत बड़ी एक ऐसा काम है, अगर बचपन से हम बच्चों पे मेहनत करते रहे, तो फिर मुश्किल नहीं होगी आगे। कि मैं बड़ी बहन हूँ घर में, मेरे से छोटे 6 बहन-भाई हैं, तो इतना तजुर्बा हो गया मेरे को कि एक टीनेज में बच्चों का कैसा रोल रहता, फिर छोटे रहे जब कैसा रहता, अडल्ट होने के बाद कैसा रहता, शादी होने के बाद कैसा रहता, तो एक्सपीरियंस माशाल्लाह अच्छा हो गया। तो मेरे को ये फ़ील्ड और पसंद भी है। ये बच्चों के साथ-साथ जी। जैसा हम ग्रो होते रहते, इसलिए मेरे को ये पेरेंटिंग वाला बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगा। इस पर मैंने काम भी किया, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे, वो छोटे रहे जब उनके खाना-पीना देखना, वो कैसे चलते-फिरते, वो क्यों गिरते, क्यों उठते, इनके साथ कैसा वक़्त गुज़ारना चाहिए, थोड़े बड़े होने पर इनसे कैसी बातें करनी चाहिए। फिर इसके बाद एक मरहला आ गया, उनके साथ पढ़ाई का मसला बहुत बड़ा आ गया, किस तरीके से पढ़ाया जाए। बच्चे तो बच्चे हैं, अगर उन्हें पढ़ाना इतना एक मुश्किल टास्क है पेरेंट्स के लिए, वो सब कुछ जी। छोड़-छाड़ के बच्चे बैठ जाते हैं पेरेंट्स, स्पेशली माएँ जो होती है, ज़्यादा इस तरफ रहती हैं, क्योंकि उनके पास वक़्त होता है और बच्चों के लिए ही वो सब कुछ सोचती है। एक बार माँ बनने के बाद में उसके ज़हन से निकल जाता है कि वो क्या है, और सिर्फ़ माँ ही बनी हुई रहती हैं वो। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा दिखा ये सब्जेक्ट। और इसके अच्छा, अलावा काफ़ी भी अच्छी सोच है। जी, जी, जी। काफ़ी अच्छी मेरे सोच है। जी, जी, आप कंटिन्यू करें। मेरे पेरेंट्स भी जो थे, उनका भी ऐसा ही था। जब हम लोग छोटे थे तो आस-पास के बच्चों को बुलाना, बिठाना, हमसे पढ़ने लगवाना, छोटे बच्चे हो गए या फिर हमारी एज के या हमारी क्लास के, आपस में बिठा के हमको टीचर बना देते थे। जो उनके प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, तो वो हमसे सॉल्व करने लगाते। बच्चे पढ़ने ना आए सही, कुछ खाने-पीने के लिए मीठी चीज़ें हो गई, कुछ भी खिलाना-पिलाना, ऐसा मेरे वालिद साहब करते थे। तो वो उसकी खुशी में बच्चे संडे-संडे आ जाते थे। अब्बा को जो है उर्दू पढ़ाना-लिखाना बहुत पसंद था, तो उर्दू लिखना-पढ़ना हमको भी सिखाया, आस-पास के बच्चों को भी मैथमेटिक्स।
जो होती है तो बहुत मुश्किल लगती बच्चों को, तो वो सारा चिल्लर जमा करते थे रुपीस में, 1 रुपया, 2 रुपए, 8 आने, 4 आने ऐसे जमा करके एडिशन सिखाते थे, सब्ट्रैक्शन सिखाना। तो ये मैं समझती हूँ हम लोगों के जीन्स में ही है, इस तरीके से बच्चों को कैसे संभालना, कैसे करना। वालदा भी ऐसी थी, हम लोग को जैसे दीनी तालीम हो गई, तो दीनी तालीम की तरफ रुझान वालदा का था। और शाम में जैसा ही हम लोग पढ़ते थे मगरिब के बाद, तो कल में सूर्य पढ़ना, दीनी तालीम वो देती थी, दुनियावी तालीम वालिद साहब देते थे। और माशाल्लाह से हम लोग 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो उस वक़्त बच्चियों के ऊपर ज़्यादा तालीम के तवज्जो नहीं दी जाती थी। क्या बच्ची है, कुछ वक़्त के बाद में ब्याही जाएँगी, थोड़ा बहुत उर्दू लिखना पढ़ना सिखा दिए, बस काफ़ी है। ऐसी सोच थी सभी की। लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं, बच्चियों को पहले तालीम की ज़रूरत है। अगर एक बच्ची को तालीम दे दिए तो सारे ख़ानदान को तालीम दिए जैसा रहता, और एक नस्ल पूरी तालीम याफ़्ता हो जाती है, मेरे वालिद साहब का कहना था। आस-पास के लोग, दोस्त अहबाब, ख़ानदान वाले, "अरे भई आप बिला वजह के अच्छे-अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलाते, क्या ज़रूरी है बच्चियों को कुछ वक़्त के बाद में फिर अपने घर चले जाना है।" लेकिन वालिद साहब का बिल्कुल अलग नज़रिया था। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम लोग का अच्छे से एडमिशन करवाए, और बराबर वहाँ जाना, देख-रेख करना, आप लोगों की तालीम कैसी हो रही। वहाँ स्कूल में नहीं होती, तो बराबर घर पे वालिद साहब, वालदा लेके बैठते हम लोग को। ये सफ़र ऐसा रहा हम लोग जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा फ़रमाया और मैं काफ़ी इंस्पायर हुई आपसे इस जवाब से कि वाक़ई में पेरेंटिंग फ़ील्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और माशाल्लाह से आपके वालिद और वालिदा भी बचपन से मतलब ये काम कर रहे हैं, आस-पास के बच्चों को भी अपने घर पे बुलाकर उनको तालीम दे रहे हैं, तो ये एक बहुत ही जी, अच्छी चीज़ है और आपने शादी से पहले भी मतलब अपने छोटे बहन-भाइयों को भी सँभाला है, तो डेफ़िनेटली शादी के बाद आपको कोई मतलब तकलीफ़ नहीं आई होगी अपने बच्चों की परवरिश करने में और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत दी होगी और मेरा भी ये मानना होता है कि पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जी, जी, तरबियत में। क्योंकि अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो लोग यही कहते हैं कि इसको माँ-बाप ने क्या सिखाया या हम जी, जी, ऐसे होते हैं कि स्कूल्स पे, टीचर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर देते हैं, बच्चों को बस अच्छे स्कूल में डाल दिया और पेरेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बेफ़िक्र। तो उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं है। तो जी, जी। बिल्कुल अच्छी सोच है आपकी और आपके बच्चों को भी आपने अच्छी तरबियत दी है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये जो पेरेंटिंग वाली आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपने डेफ़िनेटली रेयान स्कूल आने के बाद ही अपने नाम के साथ लगाया होगा क्योंकि ये रेयान स्कूल की रिक्वायरमेंट है या पहले ही लगा हुआ था? नहीं, नहीं, ये यहाँ आने के बाद में जो टास्क दिए जाते हैं वाला-वाली के, तो सभी जी। देखे मैंने, लेकिन ये पेरेंटिंग वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी है। और ये रेहान स्कूल भी इसी सिलसिले में आया, क्योंकि मैं ज़्यादा सर्च करती थी। अभी तो जो ट्रेडिशनल तालीम है, उसमें कुछ ऐसे कमियाँ नज़र आते थे, काश कि ये दूर हो, ऐसा नज़रिया मेरा था। जी। तो सर्च करना बार-बार, बार-बार, और आपके यहाँ के सलमान आसिफ़ सिद्दीकी को सुनना, उनकी बातें तो तकरीबन सर पे से चले जाती थी, कुछ-कुछ बातें समझ में आती थी। आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आने लगी, फिर उसके बाद होम स्कूलिंग स्टार्ट किया। उसमें भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आई। फिर ऐसे देखते-देखते एक रील रेहान सर की गुज़री नज़रों से, उनको देखना स्टार्ट किया। देखने के बाद वो कैनवा जब स्टार्टिंग तकरीबन 3-4 साल हो गए होंगे, स्टार्टिंग आया था, तो वो सिखा रहे थे क्लिप्स के ज़रिए, हादी कुछ नाम था। उनको साथ लेकर सिखा रहे थे, वो देखकर पहले मैं सीखना स्टार्ट की कैनवा। उसके बाद बेटे को एक लैपटॉप लाके दिए, आप ये स्टार्ट करो बेटा। मैं बैक पर होके उनको सब कुछ, जैसा लाइव क्लासेस होती थी वो 2 साल तो रेहान स्कूल के जस्ट ये कर लो रील्स आती थी। तो वो रील्स देख-देख के मैं सिखाना स्टार्ट किया और एआई को समझना शुरू किया जब। तब अभी मैं समझती हूँ एआई नहीं आया, जस्ट अभी कैनवा स्टार्ट हुआ था। तो कैनवा सीखना, उसके पीछे लियोनार्डो, इनशॉट, कैपकट,
सारे टूल्स मेरे बेटे ने एक्सप्लोर कर लिए। बैक पे मैं रहती थी, सर्च करते जाना, बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो वो सीखते जाता था। उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, अच्छा, तो लेकिन जी। आपके बड़े बेटे की एज क्या है? अभी वो 14 का होने वाला है अभी। माशाल्लाह नहीं से है। इतनी छोटी एज में एआई जी से जी। कनेक्ट है और उनको यूज़ कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। जी जी, उसको शुरू से ही दिलचस्पी थी ये कंप्यूटर फील्ड। जब हम लोग छोटे थे तब भी वालिद साहब घर पे कंप्यूटर ला के रखे थे, हम लोग MS ऑफिस सीख लिए, लेकिन कोई वे पता नहीं था कि इस तरह ऑनलाइन काम भी एक होता है। रोड मैप नहीं पता हाँ था। हाँ हाँ। रोड मैप नहीं पता था, जब इतना ज़्यादा कॉल सेंटर्स चलते थे तब वो तो अपने लिए मुनासिब नहीं था। एक रोड मैप भी नहीं पता था, जस्ट चलो ये सीख तो लो बेटा। इस तरीके से वालिद साहब ने कंप्यूटर लाकर दे दिया। तो हमारे पास भी यहाँ पर टीवी नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर था हमारे पास। अभी भी नहीं है टीवी, तब भी वालदेन के पास भी नहीं है टीवी, क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त बहुत वेस्ट होता। ऐसा नहीं है कि टीवी नहीं देखना, ये करना। वालिद साहब संडे संडे या कभी कुछ स्पेशल ओकेशंस पे और डीवीडी VCR रहते थे, तब वो लाकर कुछ फैमिली मूवीज़ हो गई, इस तरीके से वो बताते थे, हम लोग देख लेते थे। अभी भी कुछ कुछ मूवीज़ जो मॉरल स्टोरीज होती, मॉरल मूवीज़ होती, वो बच्चों के साथ बैठ के हम लोग भी देख लेते। लेकिन टीवी की इतनी ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हुई हम लोग को। कंप्यूटर ज़रूरी था घर में रहना। अब बच्चों को भी घर पे डाउनलोडेड कार्टून्स, ऐसा ही है। कुछ अच्छी कार्टून्स वगैरह हो गई, वो डाउनलोड करके दे देते थे। ऐसा नहीं कि आप हाथ में दे दिए, जो जी चाहे वो देख लिया, फिर बंद कर दिया। ऐसा नहीं, लिमिट्स। अच्छा, इसी ये तरीके आपने से। बताया कि आपने होम स्कूलिंग की हुई है, तो आपका होम स्कूलिंग का कैसा तजुर्बा रहा और उसमें आप क्या करती थी? मतलब घर में ही करती थी या घर से बाहर, या ये एज अ जॉब थी, क्या थी? होम स्कूलिंग का पहले तो मैं बड़े बेटे के साथ ट्राई करे, लेकिन कोई रोड मैप नहीं था। जस्ट सुन के अपनी तरफ से कुछ दिन ट्राई करे, फिर स्कूल भेज दिए। स्कूल में वही हालात, बच्चों पे तवज्जो नहीं, जस्ट वही रट्टाबाजी, जाना, लिख लेना, पढ़ लेना, आ जाना। ये मेरे लिए अच्छा नहीं समझ में आया। कुछ नॉलेज तो गेन नहीं हो रही, जिस जा रहे, याद कर ले रहे, आ जा रहे, कुछ नॉलेज नहीं आ रही। तो फिर बिज़नेस स्टॉप किया। फिर अब हायर सेक्शन में चले गए 7th में, तो फिर मैंने करीब के स्कूल में एडमिशन करवाया। उसके बाद में ये रेहान सर का मुझे पता चला, ये एडमिशन प्रोसेस में मुश्किलात थी कि वहाँ पर है, किस तरीके से एडमिशन होगा, कैसे होगा। बस दिन रात मेरे ज़हन में यही फ़िक्र घूमते रहती थी कि कैसे एडमिशन होगा, क्योंकि अभी तक मेरी नज़रों से ऐसा स्कूल नहीं गुज़रा। देख-देख के एक तरसती बिल्कुल, हुई न चीज़ जैसा, आसानी से जो चीज़ मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं होती। तो एक तरसती हुई बिल्कुल। नज़रों से, अरे काश कि हमारे मुल्क में भी ऐसा स्कूल होता, तो मैं फ़ौरन से एडमिशन करवा देती। ख़ैर कोई बात नहीं, रेहान सर तो वीडियोज़ और रील्स तो भेज रहे हैं, उसको देख के तो मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। ऐसा करके मैंने कोशिश की और माशाल्लाह से वो अच्छे से ट्रेन भी हो गया। एक दिन सर हिम्मत करके सर को कॉल की, नंबर मिला एक जगह से, सर तभी रेहान अल्लाह वाला। जी, जी। उसके बाद एडमिशन हुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है बेटे की। उसके बाद में फिर बेटी को भी मैंने एडमिशन करवाया। लेकिन जितनी मेहनत मैंने बेटे पे की बैक एंड पे, अभी बेटी पर नहीं हो रही, तो वो साफ़ नज़र आ रहा। क्योंकि पेरेंट्स जब किसी बच्चे पे मेहनत जी। करते हैं तो उसका रिज़ल्ट खुद ब खुद नज़र आता। अभी मेरी बच्ची पे नहीं हो रहा फ़ोकस, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा, थोड़ा टाइम गेन होता लग रहा। अच्छा, तो मतलब आपके 2 बच्चे भी रेहान स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी, जी, बच्ची है, एक बच्चा है, दोनों। तो वो फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हैं। हाँ, फाउंडेशन बैच 7 में है, अभी कंप्लीट हो गया है। बच्ची का 9th बैच है, वो स्टार्टिंग में है, अभी उसका उतना नहीं है। ये तो कंप्लीट हो गया है अभी 7th बैच। अब सर्टिफ़िकेट आना बाकी अच्छा। है।
अच्छा, इसके अलावा आपका टीचिंग का भी 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आप उस सफ़र के बारे में कुछ बताएँ कि वो कैसा रहा? जी, जी। ये सफ़र भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। घर के करीब में ही स्कूल था, पूरी फीमेल्स होती थी वहाँ पर। मेरा शौक भी था कि एक टीचर बनूँ, एक प्रॉपर वे में एक रियल टीचर। घर पे तो बच्चों को पढ़ा रहे कर रहे, लेकिन एक प्रॉपर रियल टीचर का कैसा एक्सपीरियंस होगा वहाँ जाने के बाद में। जिस तरह हम रेहान स्कूल में अनलर्न करवाते, उसी तरह का वो भी ऐसा स्कूल था। जो भी न्यू बच्चियाँ आती, जो न्यू एक्सपीरियंस करना चाहती, उनको फ़ौरन लिया जाता था, क्योंकि उनको फिर अनलर्न कराने की ज़रूरत नहीं होती थी। और टीचिंग के साथ-साथ वो लोग खुद भी ट्रेनिंग देते थे टीचर्स को कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, खेल-खेल में कैसा, क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, एलकेजी, यूकेजी। एक मदर टीचर बना दिया गया। सारा दिन एक ही क्लास में होते, एक आध सब्जेक्ट के लिए इधर-उधर होते थे। तो उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कलीग्स के किस तरह रहना चाहिए, काम आपस में टीम वर्क कैसा होता, बाँट कर करना चाहिए, एक-दूसरे के दुःख-सुख खुशी बाँट लेना, ये इस तरीके का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा, तो आप मतलब कुछ जैसे मैनेजर या कुछ ऐसे थी या टीचर थी किसी सब्जेक्ट की? नहीं, मैं टीचर थी। केजी कौन से सब्जेक्ट की? 2 मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की थी। वेल डन। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने रेयान स्कूल को जॉइन किया, तो उसमें जॉइन करते वक़्त स्टार्टिंग में आपको किन-किन चैलेंजेस का सामना पेश करना पड़ा? मेरे लिए जी, जी, मेरे लिए तो एक, क्योंकि 2 घंटे के करीब क्लास होती है, इतना टाइम रेगुलर देना मुश्किल है मेरे लिए। ये बच्चियों के सारा दिन होम स्कूल का मतलब ये तो नहीं है कि सारी चीज़ें हम ही पढ़ाने लग जाएँ। इसके लिए अच्छे जी, ट्यूटर्स हायर करना पड़ता है, जो सब्जेक्ट्स हम प्राइमरी सेक्शन तक हम पढ़ा सकते हैं, उसके आगे की जो लॉजिक है, वो फिर अच्छे ट्यूटर्स को हायर करना पड़ता है या कोई अकेडमी से जॉइन करना पड़ता है। टाइम टू टाइम उन लोग को देखते रहना, उनका भी वर्क कराना, उनके पीछे भी वक़्त लगाना। तो 2 घंटे मेरे लिए मुश्किल लग रहे थे बहुत। फिर मैंने सोचा बेटे को तो आता है और इतने मुश्किल भी नहीं है टास्क, क्योंकि 2-4 टास्क ही, ज़्यादा तो नहीं है। वो अगर सीख लिए जाएँ तो खुद से कर सकती हूँ। तो मैंने वो किया। एआई सेशन में उनके बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। जब उसको स्टॉप करना, इंस्ट्रक्शंस देना होता था, वो रुकती नहीं थी। कई बार तो जी। मैं और मेरे बेटा साथ में बैठ के हँस-हँस के लोट-पोट हो जाते थे। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स बोलती, ऐसे-ऐसे आंसर्स देती सेसी में। उसको इंस्ट्रक्शंस देते-देते बहुत मज़ा आ रहा था उसमें। थोड़ी सॉन्ग क्रिएशन में थोड़ी मुश्किल आती थी। वो जो सुनो एआई से लेके फिर कैनवा में जाना, इसमें थोड़ा थोड़ा मुश्किल आती थी। बाकी तो सब आसानी है टास्क। अच्छा, तो आपने जो पहले टीचिंग की हुई है, वो तो एक ट्रेडिशनल स्कूल में मतलब जाकर आप टीचिंग करती थी ना? ये रेयान एआई बेस्ड है, तो ये टोटली डिफरेंट है। तो मतलब आपने क्या रेयान स्कूल से पहले कभी एआई टूल्स का यूज़ किया है? इससे पहले तो मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ कैनवा यूज़ किया था। चैट जीपीटी कभी-कभार कर लेते थे। उस गूगल था, उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी और इतना आम भी नहीं था। जब से ये रेहान स्कूल में आए, तब से ये ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ होता है। अच्छा, तो मतलब रेयान स्कूल जॉइन करने के बाद आप अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस देखती हैं? पहले इससे आप क्या थीं और कॉन्फिडेंस, अभी आप क्या हैं? माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस बढ़ा। वैसे भी बातें करते थे, लेकिन नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ। अभी जो हमारे उम्र के जो भी साथ में रिश्तेदार हो गए या नेबर्स, कोई भी हो गए, फ्रेंड्स वग़ैरह, जितनी नॉलेज हम में है उनमें नहीं है। वो अभी भी ट्रेडिशनल स्कूल की तरफ ही है, वो डिग्रीज़ की तरफ ही है और समझाने से भी समझ में नहीं आता। बिल्कुल। क्योंकि हमारी परफ़ॉर्मेंस देखने के बाद, बच्चों की परफ़ॉर्मेंस देखने के बाद बराबर सवाल तो करते हैं, लेकिन समझाने पर समझ नहीं आती। तो अगर वो लोग एडमिशन लें, फिर समझने की कोशिश करें, थोड़ा वक़्त निकालें, तो
आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आता है। डीप एंड डाइव जो बात है, ऊपर से देखने से तो नहीं समझ में आती कोई भी चीज़। जब डाइव करेंगे वो चीज़ में, तो फिर ही समझ में आती है। हम लोग जैसा यूट्यूब पे रेहान सर की वीडियोज़ देख लिए या लाइव क्लासेस जो बच्चों की होती है वो देख लिए। देखने से कुछ समझ में नहीं आता, क्या कर रहे हैं। जब हम डाइव करेंगे, बिल्कुल। हाँ, अपने हाथ से करने की कोशिश करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, कैसा मज़ा आएगा, वो तभी पता चलता। जी, जब मैं भी पहले देखती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि आप रेहान स्कूल को देखें, आप उस पे पहले रिसर्च करें, फिर उसको जॉइन करें। तो मैं नहीं देखती थी, मैंने कहा पता नहीं क्या है ये, स्टूडेंट्स होते थे और पीछे से ये रेहान स्कूल हुँ, का बैकग्राउंड होता था, तो मतलब इंटरेस्ट नहीं था ना, तो ध्यान नहीं देती थी। हुँ, जब जॉइन किया ना, तो पता चला कि अब जो भी पोस्ट आती है तो समझ आ जाता है कि ये इसकी क्लास है, ये पेरेंट्स की क्लास है, ये छोटे बच्चों की है। तो जब आपकी बात बिल्कुल सही है, जब बंदा इन्वॉल्व होता है, करने लगता है, तभी उसका इंटरेस्ट तभी। बिल्ड होता है और तभी जो है ना उसका नॉलेज भी एक्सप्लोर होता है। अच्छा, शाहनाज़, अभी तक तो आपने मेरे हर सवाल का बिल्कुल ही अच्छा जवाब दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जैसे कि आपने कहा कि आपके पास टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, आप होम स्कूलिंग भी करती है, पेरेंटिंग फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है। आप एक हाउसवाइफ हैं, 3 बच्चों की माँ हैं और अभी रेहान स्कूल की स्टूडेंट भी हैं। तो मतलब आप अपनी आपकी पर्सनल लाइफ़ भी है, प्रोफ़ेशनल भी लाइफ़ है, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करती हैं? कैसे अपने कामों को मैनेज करती हैं? ये माशाल्लाह से घर वाले अगर सपोर्ट करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बैकअप से हमें एग्ज़ैक्टली। हस्बैंड का सपोर्ट अगर मिल जाए तो मैं समझती हूँ कोई काम भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि मेरे टास्क जो होते थे, मैं रात में 11 बजे के बाद बैठती थी। ये सारे काम से बेफ़िक्र होके फ़ोकस, जब एक चीज़ पे फ़ोकस कर रहे तो तभी वो जी। चीज़ आती है। अगर गड़बड़ में कभी इधर कभी उधर भागम-भागी तो ये समझ नहीं आता। स्पेशली मेरे को तो नहीं समझ में आता। फ़ोकस करके जब हम बैठ जाएँ, कोई चीज़ क्यों नहीं आती, ऐसा सोच लें तो फिर आ जाती है, और बैकअप सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मुझसे ही मैच हो रही है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरा भी एक छोटा बेटा है, तो मैं भी जो टास्क है मतलब लेट नाइट में ही करती हूँ तकरीबन, क्योंकि वो एक तो लेट सोता है, तो मुझे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता पहली बात। तो और दिन में जो है ना घर वाले भी होते हैं, बच्चा भी होता है, कभी कोई काम भी होता है, तो डिस्टर्बेंस होती है ना, वो लोग मतलब जी। हमारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। हुँ, तो मैं भी ये कहती हूँ कि रात में सुकून है, बच्चा भी सो रहा है, सब घर वाले भी सो रहे हैं और मैं सुकून से अपना काम कर रही हूँ। तो मतलब रात में अगर मैं बैठती हूँ तो मैं 3-4 घंटे भी बैठती हूँ तो मतलब ज़्यादा काम कर लेती हूँ। और वैसे जी। अगर मैं पूरा दिन बैठती हूँ ना तो भी मतलब मेरा थोड़ा काम होता है। तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ, रात में ही करती हूँ। मैं भी ये कहती हूँ कि फ़ोकस फुल हो, क्योंकि एक चीज़ करने के लिए हमें अपनी आँखें, कान, नाक, दिमाग सब कुछ खोलना पड़ता है ना। तो जी, जी। फ़ोकस लाज़मी है, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ और मैं खुद ऐसे ही करती हूँ, तभी मुझे आपकी ये बहुत बात पसंद आई। मुझे घरवाले इवन कहते भी हैं कि क्या है पूरी रात करती रहती हो? तो मैं बोलती हूँ कि मुझे मतलब इस टाइम में फ़ोकस आता है, मुझे मेरा माइंड काम करता है लेट नाइट में, तो मैं इज़िली करती हूँ, कोई झंझट हुँ। नहीं होता, किसी की मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो मैं मतलब ईज़िली करती हूँ। तो मैं भी बिल्कुल ऐसे करती हूँ। अच्छा, शाहनाज़, पेरेंटिंग वाली आपसे मिलकर बहुत-बहुत खुशी हुई। आपने अपनी ज़िंदगी या अपनी कामयाबी और तजुर्बात के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात दी और मैं अपनी आपकी लाइफ़ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ, काफ़ी अच्छी आपकी सोच है। अच्छा, अभी मैं अपना ये सेशन वाइंड अप करने लगी हूँ, तो लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस को क्या मैसेज देंगी? यही कि आप लोग बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें, और पेरेंट्स का रोल ये मतलब नहीं है कि हमेशा दोस्ताना रवैया, उनको थोड़ा सख्ती भी ज़रूरी है। इस ज़माने में अगर आप सख्ती नहीं करेंगे, पहले तो हम मार भी खाए, डाँट भी खाए, लेकिन अब बच्चों में मार खाने की सकत नहीं है, लेकिन डाँट ज़रूरी है, और जहाँ ज़रूरी लगे वहाँ पर डाँट बराबर दें, और सख्ती भी करें और मोहब्बत से भी पेश आएँ। ये जो अभी एआई जो आ रहा है, इसको बच्चों को ट्रेडिशनल स्कूल के साथ ये सिखाना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए, या फिर समर कोर्सेज़ होती हैं। इसमें ज़रूर आप बोलते सो एनरोल कराएँ, और कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा ही सही, लेकिन एआई के टूल्स को यूज़ करना बच्चों के साथ
सीखे। गेम्स वगैरह खेलने में बच्चे लग जाते हैं ज़्यादातर, तो इसमें वक़्त ख़राब है, मूवीज़ देखना, कार्टून्स देखना, इससे कुछ हासिल होने वाला तो नहीं है। बच्चों को साथ जी, हम अगर बैठ जाएँ, बच्चा में ये नहीं आ रहा बेटा, तो बच्चे इतने खुश होते हैं, अम्मी आप मेरे से पूछ रहे, आप मेरे को पूछ रहे, तो इतने खुश होते हैं कि हम भी सिखा सकते हैं हमारे पेरेंट्स को, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुद दिलचस्पी से सिखाते हैं बच्चे। हम अगर एनरोल हो जाए उनके साथ बैठे वक्त गुजारे, तो बिल्कुल बच्चे भी अच्छा ही काम करेंगे और वो नई नई चीज़ें भी सीखने में दिलचस्पी लेंगे। और यही पैगाम था मेरा। जी, काफ़ी अच्छी हिदायत दी आपने। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें बच्चों के साथ एनरोल होना चाहिए, उनके साथ बच्चा हमने हमने भी बच्चा बनना है उनके साथ, ताकि उनको भी अच्छी फीलिंग्स आए। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे जब हम कुछ बच्चे से पूछ लेते हैं कि वो हमें ये सिखा दो बेटा, तो वो बिल्कुल ही अपने आप को एक प्राउड फ़ील करते हैं कि हम भी अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हैं। और ये बिल्कुल है कि पेरेंट्स भी बच्चे से बिल्कुल सीखता है, बहुत कुछ बच्चा भी सीखता है, ऐसे ही स्टूडेंट भी सीखता है और टीचर भी स्टूडेंट से सीखता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मिस जाना साहब से मिलकर, काफ़ी अच्छी बातें आपने मुझे बताई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को भी ये इंटरव्यू देखने के बाद वो भी काफ़ी कुछ अच्छा फ़ील करेंगे और यहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा उनको। जी, तो जी। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा कभी, अगर जी, अल्लाह ने जी। चाहा तो। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। आपने भी इतना वक़्त दिया, हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। जी वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।